वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और हिंदी में खास करके जब आप बीए फोर्थ सेमेस्टर में पहुंचते हैं तो आपको हिंदी अनुवाद के बारे में पढ़ना होता है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग हिंदी अनुवाद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और हिंदी अनुवाद से बनने वाला ये प्रश्न जो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे वो होगा अंग्रेजी हिंदी अनुवाद करते समय बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उन समस्याओं के बारे में और उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए उसके बारे में। तो प्रश्न आपसे पूछता है एग्जाम में कि अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की समस्याओं और समाधान पर प्रकाश डालिए। ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा तो आप आसानी से उस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे अगर आपने यह वीडियो देखा। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने सोचा ये प्रश्न आपके वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ ताकि अच्छे तरीके से आप समझ पाएँ और परीक्षा में आप इसके उत्तर को लिख पाएँ। ठीक है, देखिए प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, प्रश्न यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की समस्याओं और समाधान पर प्रकाश डालिए। उत्तर में आपको कैसे लिखना, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की समस्याएं एवं समाधान हेडिंग आप डालेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर आप देखिए अनुवाद क्या है। मैंने पहले ही बताया आपको अनुवाद के बारे में कि अनुवाद जो होता है वो एक भाषा से दूसरी भाषा में किया जाता है, यानी जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है या फिर जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है, तो जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उस भाषा को स्रोत भाषा, जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उस भाषा को लक्ष्य भाषा कहा जाता है। ठीक है, तो स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में भाषांतरण रूपांतरण जो अंतरण या संतरण होता है इसी को बोलते हैं अनुवाद, यानी कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है। और अनुवादक के लिए दोनों स्रोत और लक्ष्य यानी दो भाषाएं होती है। एक स्रोत यानी जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है, दोनों भाषाओं का स्पष्ट ज्ञान होना आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य भी है। मतलब कि ये नहीं कि वो जानता ही हो, ये कंपलसरी है कि भाई वो दोनों भाषाओं का ज्ञाता होना चाहिए। जब तक कोई अनुवादक दोनों भाषाओं को नहीं जानेगा तब तक वह अनुवाद नहीं कर पाएगा। परंतु अनुवाद शास्त्री इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि दोनों भाषाओं के ज्ञान मात्र से भी बात नहीं बनती है। मतलब अगर ज्ञान भी है तो इससे भी बात नहीं बनेगी। इस संदर्भ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि एक प्रकार से मौलिक लेख जितना आसान है किसी दूसरी भाषा से अनुवाद करना उतना ही कठिन है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं और वो आगे कह रहे हैं कि मेरा निजी अनुभव है कि मैं अंग्रेजी से हिंदी में और हिंदी से अंग्रेजी में उतनी आसानी से अनुवाद नहीं कर सकता जितनी आसानी से मैं बोल या लिख सकता हूँ। चाहे हिंदी की बात करें चाहे अंग्रेजी की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कहते हैं कि मैं अंग्रेजी में लिखने में कम्फर्ट हूँ, बोलने में कम्फर्ट हूँ, हिंदी लिखने में बोलने में कम्फर्ट हूँ, लेकिन हिंदी से अंग्रेजी में या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते समय मुझे दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो गहन विषयों का अनुवाद तो और भी अधिक कठिन हो जाता है जब सरल भाषा में अनुवाद करना कठिन रहता है, मतलब एकदम से आम बोलचाल की भाषा का अनुवाद। तो जब गहन यानी कि जब किसी विषय वस्तु का अनुवाद आप करते हैं, चाहे विधिक शब्दावलियों का अनुवाद हो, चाहे पारिभाषिक शब्दावलियों का अनुवाद हो, चाहे प्रशासनिक मामलों का अनुवाद हो, या एक प्रकार से अन्य किसी मामलों का साहित्यिक अनुवाद किया जाना हो, या सबसे कठिन अनुवाद होता है खास करके जब कोई एक प्रकार से जैसे आंसू अनुवाद होता है, वो भी कठिन होता है आंसू अनुवाद। ठीक है, तो अनुवादक को केवल उन दोनों भाषाओं का जिनमें से किसी एक से या एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना है उसका अच्छा ज्ञान होना अनिवार्य नहीं बल्कि उस पर अधिकार भी होना चाहिए। मतलब कि अगर आप भाषा को जानते हैं तो भाषा पर आपका अधिकार होना चाहिए। जैसे आप हिंदी में पढ़ते होंगे कि भाई इनका फलाने कवि का हिंदी भाषा पर गहरी पकड़ थी, इनका एक प्रकार से हिंदी भाषा पर क्या है, हिंदी भाषा पर इनका अधिकार था। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए या अन्य रामचंद्र शुक्ल जी हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, मैथिली शरणगुप्त हो गए, तो इन सभी की भाषा पर अच्छी पकड़ थी, अधिकार था। तो ऐसा होना चाहिए, मतलब भाषा का जानकारी नहीं, भाषा पर गहरी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रही कुछ चीज़ें जो कि अनुवादक के को ध्यान में रखनी चाहिए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कथन को मैंने यहाँ पर कोट किया, आप लोगों ने इसको देखा।
अनुवाद की समस्याएं क्या क्या हैं, उन समस्याओं को जान लेते हैं। थोड़ा सा, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो है, आप लोग बड़े ही आसानी से इस प्रश्न को समझ पाएंगे। अनुवाद के लिए मुख्य समस्याएं इस प्रकार हैं। देखिए, पहली समस्या कौन सी भाई? उचित शब्द के चुनाव की समस्या। सबसे पहले अनुवादक को किसी हिंदी से अंग्रेजी में या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते समय शब्द चुनाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। शब्द चुनाव मतलब क्या होता है? जैसे कि आप किसी भाषा के लिए कौन से कैट है तो कैट के लिए बिल्ली शब्द का प्रयोग करते हैं या अन्य किसी शब्द का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आपको चुनाव करना है कि भाई कैट के लिए हमको हिंदी में कौन सा शब्द प्रयोग करना है। तो अनुवाद की सबसे पहली समस्या उचित शब्दों की चुनाव की है। अंग्रेजी भाषा का शब्द भंडार विशाल है, अतः हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय अनुवादक के समक्ष एक ही शब्द के लिए अंग्रेजी भाषा के अनेक पर्याय उपलब्ध होते हैं। क्योंकि अंग्रेजी भाषा में क्या होता है, एक ही शब्द के लिए, एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही चीज़ के लिए कई सारे शब्द वो प्रचलित हैं। और इसीलिए क्या होता है, जब हिंदी से हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, अंग्रेजी से हिंदी में, तो फिर दिक्कत आने लगती है हमको। यदि अनुवादक उनमें उपयुक्त शब्द के लिए उपयुक्त शब्द का चुनाव नहीं करेगा, तब उसका वांछित अर्थ को संप्रेक्षित करने में असमर्थ हो जाएगा। मतलब जो चाह रहा है वो नहीं कर पाएगा। जैसे कई सारे उदाहरण यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि आपको चिल्ड्रन माने बच्चे होते हैं और चाइल्ड माने बच्चा होता है। अगर आप चिल्ड्रन नहीं यूज करते, चाइल्ड यूज कर देते हैं बच्चे के स्थान पर, तो फिर एक प्रकार से बच्चों के स्थान पर फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आपको अंग्रेजी में हर एक चीज़ के लिए अलग अलग शब्द है, ठीक। जैसे सुबह उठना है तो उसमें गुड मॉर्निंग, फिर गुड आफ्टरनून, फिर गुड नाइट, इस प्रकार से गुड इवनिंग। लेकिन भारत में क्या है, भारत में ये सब नहीं कि सुबह का नमस्ते, शाम का नमस्ते। भारत में एक ही नमस्ते होता है, सुबह का नमस्ते, ठीक है। सुबह उठो, प्रणाम करो, साक्षात दंडवत करो, पैर छू करके स्पर्श करके प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। और प्रणाम भी कैसे किया जाता है कि भैया पाए लागी, गोड़ छू करके प्रणाम दादा, इस प्रकार से। तो सबसे पहली बात है उचित शब्द के चुनाव की समस्या होती है। दूसरी समस्या एक अनुवादक को या अनुवाद करते समय यह होती है शब्द प्रयुक्त की समस्या। मतलब अनुवाद में भाषा प्रयोग संबंधी अनेक त्रुटियां रह जाती हैं तथा वांछित अर्थ को ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न होती है। प्रत्येक शब्द प्रयोग में लाने की अपनी विशिष्टता होती है और अर्थ की दृष्टि से उसका विशिष्ट अर्थ होता है। उदाहरण के लिए निम्न वाक्यों में से एक सामान्य भाव का बोध होता है, जबकि प्रत्येक वाक्य में विशिष्ट शब्द का प्रयोग करने से उसका विशिष्ट अर्थ निकलता है। आइए हम तो एक उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, जो मैंने आपको बताया शब्द प्रयुक्त की समस्या। शब्द प्रयुक्त की समस्या में आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो देखिएगा यहाँ पर आपको शब्द प्रयुक्त के मैं कुछ उदाहरण आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ राम हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस। तो यहाँ पर क्या होगा, राम जो है वो हटा दिया गया। कहाँ से हटा दिया? सर्विस से हटा दिया गया, ठीक है। राम हैज़ बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विस, सेवा समाप्त। देखिए टर्मिनेटेड मतलब होता है सेवा समाप्त हो जाना। रिमूव्ड माने होता है हटा दिया जाना, ठीक है। और राम हैज़ बीन डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस यानी सेवा मुक्त हो जाना। अब यहाँ पर देखिए 3 शब्द लिखे हुए हैं और तीनों का मतलब जो है लगभग हिंदी में अगर देखें तो थोड़ा सा हिंदी में भी अलग है और अंग्रेजी में भी अलग है। तो शब्द प्रयुक्त की समस्या कहाँ पर कौन सा शब्द लगाना है। जैसे अब हटा दिया जाना, किसी सर्विस से आप हटा दिए जाएंगे तो किन्हीं कारणों के कारण से आपने मतलब कि जैसे आप कोई काम नहीं कर पाते हैं या अपने पद की गरिमा या अपने पद का दायित्व का निर्वहन अच्छे तरीके से आप नहीं कर पाते हैं तो आपको पद से आपके हटा दिया जाएगा। मतलब आपको मतलब एक प्रकार से कि भाई जाओ तुम्हारी नौकरी ख़त्म, अब तुम काम करने की योग्य नहीं हो, इस मामले में उसको हटा दिया जाएगा। टर्मिनेटेड मतलब होता है सेवा समाप्त करना। कुछ ऐसी स्थिति होती है हटा दिए जाने से थोड़ी कम कि भाई आप वहाँ पर अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको टर्मिनेट कर दिया गया, कुछ दिन के लिए बैठा दिया गया, सेवा समाप्त करवा दी गई आपकी। हालांकि आपको पेंशन वगैरह मिलेगी लेकिन सेवा समाप्त करा दी गई आपकी। डिस्चार्ज का मतलब होता है कि सेवा कम मुक्त हो जाना, मतलब पदच्युति हो जाना, मतलब आपका समय समाप्त हो गया है, अब रिटायर होने की स्थिति है। तो एक प्रकार से तीनों शब्द में आप देखते हैं तीनों शब्द का अलग अलग मतलब है। तो शब्द प्रयुक्त की समस्या आप कहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग करना है, ये सिचुएशन या परिस्थिति के हिसाब से कि भाई उसको पद से हटाया गया है या पद से सेवा समाप्त की गई उसकी या सेवा से उसको मुक्त कर दिया गया है,
अब कहाँ पर क्या लगाना है, कहाँ पर रिमूव्ड लगाना है, कहाँ पर टर्मिनेटेड लगाना है, कहाँ पर डिस्चार्ज करना है। ठीक है, ये चीज़ होती है। तीसरा आप देखिएगा, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की निम्न प्रकृति की समस्या। चूँकि अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं की प्रकृति में पर्याप्त अंतर है। अंग्रेजी भाषा के वाक्यों में क्रमशः कर्ता, क्रिया और कर्म का प्रयोग होता है, जबकि हिंदी में कर्ता, कर्म व क्रिया का अनुवाद करते समय अनुवादन के भाषा कौशल का परिचय मिलता है और उसको दोनों भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान होना अनिवार्य है। जब आप बात करते हैं जैसे कि अंग्रेजी में लिखा हुआ एक शब्द होता है जो वो एक वाक्य होता है, तो अंग्रेजी भाषा में जो वाक्य होता है उसमें सबसे पहले आता है कर्ता यानी कि राम। ठीक है, क्रिया आती है राम इज। ठीक है, क्रिया आती है, उसके बाद में फिर कर्म होता है राम इज गोइंग टू मार्केट। अच्छा, गोइंग भी क्या है, गोइंग भी एक प्रकार से ये इज हेल्पिंग वर्ब है। मुख्य क्रिया गोइंग है आपकी, राम सब्जेक्ट यानी ये कर्ता है। क्रिया में आपका आ गए दो क्रिया हैं, हेल्पिंग वर्ब और यानी सहायक क्रिया और एक प्रकार से मुख्य क्रिया। तो ये दोनों क्रिया हो गई इज गोइंग। अब यहाँ पर लिखेंगे टू मार्केट। टू हो गया आपका प्रीपोजिशन और मार्केट हो गया आपका ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म। ठीक है, आप मार्केट जा रहे हैं, ये आपका एक काम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में क्या होता है, पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया आती है, फिर उसके बाद में आपका आता है क्या, उसके बाद में आपका आता है कर्म। लेकिन हिंदी में कुछ अलग होता है इससे। हिंदी में सबसे पहले कर्ता आता है, जैसे कि राम, यानी मैं आपको हिंदी में लिख करके समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा राम, ठीक है, फिर कर्म आता है और उसके बाद में क्रिया आती है, मतलब कि राम बाजार जाता है या राम बाजार जा रहा है। ठीक है, राम बाजार जा रहा है, तो राम बाजार जा रहा है। देखिए जा रहा है ये क्रिया हो गई यहाँ पर। ठीक है, बाजार कहाँ पर जा रहा है, बाजार जा रहा है, बाजार यहाँ पर कर्म हो गया, बीच में कर्म आया और सबसे पहले राम कर्ता आ गया, यानी कर्ता पहले आता है और कर्म जो होता है बीच में आता है, कर्म कर्ता के बाद आता है, उसके बाद में लास्ट में क्रिया आती है। जबकि अंग्रेजी में क्या होता है, पहले कर्ता, कर्ता तो स्थान ठीक है, लेकिन क्रिया और कर्म का परस्पर स्थान बदल जाता है। ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी में। यहाँ पर देखिए बाजार वहाँ पर लिखा था गोइंग टू मार्केट, मार्केट लास्ट में था, यहाँ पर बाजार जा रहा है। देखिए यहाँ पर इज गोइंग यहाँ पर आपका हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि थोड़ा सा क्या होता है, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की प्रकृति जो है वो निम्न प्रकृति है और इसकी समस्या खास करके, चूँकि प्रकृति दोनों अलग अलग प्रकृति हैं, दोनों के एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे वाक्य प्रबंधन में भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे अलग तरीके से वाक्य का तालमेल है। कर्ता, कर्म और क्रिया का सामंजस्य अलग अलग है, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है और इन चीज़ों की समस्या ये समस्या के रूप में हमारे समक्ष आती है। अगला जो शब्द है, अगला जो समस्या है, चौथी समस्या, वो है क्लिष्ट भाषा के प्रयोग की समस्या। क्लिष्ट भाषा के प्रयोग, क्लिष्ट माने होता है कठिन भाषा, जटिल भाषा, जटिल शब्द। ठीक है, चूँकि एक बड़ी समस्या क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से संबंधित है। प्रायः लक्ष्य भाषा में अनुदित सामग्री पर स्रोत भाषा की छाया पड़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, अनुदित सामग्री दुर्बाध व क्लिष्ट प्रतीत होती है। जब कभी अनुदित सामग्री पर स्रोत भाषा की छाया पड़ जाती है, यानी कि उसकी परछाई नज़र आती है, और इसी कारण से क्या होता है, जो अनुवाद की हुई चीज़ें होती हैं वो कठिन लगने लगती। जैसे कि जब कभी हिंदी अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद होता है तो आप देखते हैं जटिल शब्दावलियों का प्रयोग करके हिंदी में अनुवाद हो जाता है। तो क्लिष्ट भाषा के प्रयोग की समस्या हो जाती है। अंग्रेजी में जब कोई चीज़ लिखी होती है उसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। यही कारण होता है कि जब अंग्रेजी में पेपर छपता है उसका हिंदी में अनुवाद होता है तो हिंदी के छात्रों को उसमें कठिनाई होती है। पांचवा जो समस्या है वो ये समस्या है पारिभाषिक शब्दावली की समस्या। अनुवाद के लिए जिन पारिभाषिक शब्दों का निर्धारण किया जाता है वे संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, फारसी इन सभी भाषाओं के मूल या संकर शब्दों के योग से बने होते हैं। चूँकि आपको बता दूं कि जो नई भाषा, चाहे हिंदी की बात की चाहे अंग्रेजी की, नई नई भाषाएं हैं और यही कारण है कि इसमें एक रूप का अभाव होता है। चूँकि संकर वही शब्द होते हैं जो कि दो भाषाओं के योग से बनते हैं, जैसे रेल और गाड़ी। गाड़ी अंग्रेजी हिंदी शब्द है, रेल अंग्रेजी शब्द है, इन दोनों से के मिलने से बना रेलगाड़ी जो कि हिंदी शब्द हो गया। ठीक है, इसी प्रकार संस्कृत के बहुत सारे शब्द हिंदी में ले लिए गए हैं, उर्दू के शब्द है ऐसे, फारसी के शब्द है ऐसे, अंग्रेजी के भी शब्द है जो कि हिंदी में हूबहू ले लिए गए हैं। तो इसके कारण से भी पारिभाषिक शब्दावलियों की कठिनाई होती है अनुवाद करते समय।
छठा जो अनुवाद करते समय कठिनाई का सामना करना पड़ता है वो है विषय के ज्ञान के अभाव की समस्या। जब तक अनुवादक की मूल विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा अनुवादक को, तब तक उसके द्वारा किया गया अनुवाद जो होगा वो सफल और सार्थक नहीं होगा। तो विषय का ज्ञान परम आवश्यक होता है किसी भी अनुवादक के लिए। इसके अलावा अगला जो अंतर है या अगली जो एक प्रकार से समस्या है खास करके अनुवाद करते समय, वो है अनुवाद में अर्थ से अनर्थ की समस्या। कभी कभी क्या होता है, अनुवादक की अनावश्यक अथवा अशुद्ध वाक्य विन्यास या अनुचित पाठ्यक्रम आदि के कारण भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम समझें। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज हाउसिंग होम दीज डेज, यानी आजकल गृह निर्माण में धूम धड़ाक है। ये एक प्रकार से इसका हिंदी अनुवाद अगर करेंगे यहाँ से अंग्रेजी से हिंदी में, तो ये होगा कि आजकल गृह निर्माण में धूम धड़ाक है। जबकि होना क्या चाहिए हिंदी में, आजकल गृह निर्माण में तेजी है, या घर निर्माण में तेजी है, गृह निर्माण में तेजी है आजकल। देयर इज हाउसिंग होम दीज डेज, ठीक है, मतलब इस समय जो है क्या है, आजकल गृह निर्माण में जो है तेजी है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर अगर इसके स्थान पर होम दीज डेज पर आप धूम धड़ाक लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ये भी ध्यान देना होगा कि अर्थ क्या लगाना है आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसका क्या होगा, देयर इज हाउसिंग होम दीज डेज का होगा आज गृह निर्माण में तेजी है, ना कि ये होगा कि आजकल गृह निर्माण में धूम धड़ाक है। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला जो आपका एक प्रकार से समस्या है वो है वर्तनीगत अशुद्धि की समस्या। ये समस्या की अगर बात की जाए तो एक अन्य समस्या है वर्तनी से संबंधित। अनुवाद में आप देखते बहुधा वर्तनीगत अशुद्धियाँ होती रहती, जैसे कि वन इंडिपेंडेंस डे अ फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वन इंडिपेंडेंस डे अ फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड, तो यहाँ पर इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी, स्वतंत्रता दिवस के दिन एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो स्वतंत्रता दिवस के दिन यहाँ पर थोड़ा सा गलत लग रहा है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस, देखिए वाक्य में पहले से प्रयुक्त दिवस शब्द है, क्योंकि जब दिवस ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसमें दिन लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि दिवस और दिन एक ही बात है। तो दिवस शब्द के साथ दिन का प्रयोग अशुद्ध है यहाँ पर, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, यह शुद्ध है। स्वतंत्रता दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, यह सही है। जबकि आप देखते हैं चूँकि दिवस और दिन एक साथ नहीं आएंगे, दिवस भी दिन ही होता है और दिन भी दिवस होता है, मतलब कि दोनों का मतलब एक है। इसीलिए इसकी शुद्ध मीनिंग जो होगी वो ये होगी कि स्वतंत्रता दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, ठीक है। तो अनुवाद शिक्षण एवं साहित्य सृजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके माध्यम से शिक्षकों और विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण का विस्तार होता है। उन्हें अन्य भाषाएं सीखने की प्रेरणा प्राप्त होती है अनुवाद से, और इसी प्रकार अन्य भाषाओं के साहित्य में रचित कृतियों को अनुवाद के माध्यम से पढ़ने पर सांस्कृतिक आदान प्रदान व भावात्मक को प्रश्रय प्राप्त होता है, और विभिन्न विषयों की जानकारी प्रदान करने में भी अनुवाद विशेष भूमिका निर्वहन करता है। इस प्रकार से ये अनुवाद में कुछ समस्याएं थी, जिन समस्याओं के बारे में मैंने आपको बता दिया, और क्या क्या समस्याएं होती हैं उनका समाधान कैसे होता है वो भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इस प्रकार से आपने इससे पहले अनुवाद के प्रकार के बारे में जाना, अनुवाद के महत्व के बारे में समझा कि एक अच्छे अनुवादक के क्या गुण होते हैं उसको जाना, ठीक है। और उससे पहले आप लोगों ने अनुवाद के बारे में और चीज़ों को जाना था। एक चैप्टर 1 में हमने अनुवाद की परिभाषा, विशेषता, ये सब बताई थी। तो इस प्रकार से अनुवाद के बारे में लगभग तीसरी वीडियो आप लोगों के समझ पहुँच रही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। बाकी और भी वीडियोस आपके समक्ष आती रहेंगी और भी जी इंपॉर्टेंट होंगे। प्रश्न से पारिभाषिक शब्दावली को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, या अनुवाद को लेकर के कभी कभी हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद में आपसे कुछ पैराग्राफ देगा और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में पूछेगा कि हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करें या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करें। तो वो भी मैं थोड़ा प्रैक्टिस करवाने का आपको प्रयास करूँगा। बस आप लोग, अब चूँकि डेट शीट आ गई है तो आप लोग तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की भी डेट शीट आ चुकी है, वहाँ पर आपको लिखित टाइप की परीक्षा होगी, ऐसा एक प्रकार से पूर्ण रूप से संभावना है। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, ठीक है। आपकी परीक्षाएं होने वाली, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की भी आने वाली है, अन्य विश्वविद्यालयों की भी आने वाली। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए पेपर के लिए अपने, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक बात और जान लीजिए, साइकोलॉजी BA
फोर्थ सेमेस्टर का यहाँ पर देखें चैप्टर 1 असमान मनोविज्ञान का मैंने दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। शिक्षा शास्त्र बीए फोर्थ सेमेस्टर का हमने दे दिया, जिसमें 10 नंबर आप बना सकते हो अपना। सीखने की जो विधियाँ होती हैं, अधिगम के जो बहुत सारी विधियाँ हैं, जिसमें पावलोव, स्किनर और कोहलर, इन सभी के सिद्धांतों के बारे में मैंने समझाया है। उन लोगों ने किन किन चीज़ों पर शोध किया इसको भी बताया, तो आप देख लीजिएगा शिक्षा शास्त्र वाले। समाजशास्त्र में हमने बाल अपराध, अपराध और स्वयं अपराध के बारे में विस्तार से परिभाषा, विशेषता और कारण निवारण सभी के बारे में बताया, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये भी एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसके अलावा हिंदी अनुवाद में अनुवाद का महत्व एक वीडियो में हमने बताया था, और अनुवाद का प्रकार, ठीक है, हमने चर्चा करी थी, तो ये भी आप लोगों ने देखा होगा। अब जियोग्राफी में हमने डी हिटलसी महोदय का जो विश्व के कृषि प्रदेशों को उन्होंने बांटा था 13 भागों में, उसको विस्तार से मैंने बताया, इसको भी देख लीजिएगा। राजनीति विज्ञान में हमने प्लेटो से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करी थी, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे हर एक सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिनके बारे में बता रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि इसी प्रकार से आप वीडियो देखते रहें जियोग्राफी, हिंदी, साहित्य, समाजशास्त्र सभी की, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो आज का जो वीडियो था ये किस पर था भाई? ये आज का वीडियो अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से रिलेटेड था। धन्यवाद।